हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अलंकार टॉपिक को समझेंगे, अलंकार चैप्टर को समझेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपके डीएलएड, बीएड, सीटेट या जो भी टीचर ट्रेनिंग एग्जाम्स है, टीजीटी, यूजीसी, ये सारे एग्जाम्स में या यूपीएससी में भी जो साहित्य के ऑप्शनल लेते हैं उनके एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस आते हैं। तो अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, और इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो अलंकार से एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि जिस ढंग से मैं अभी बताऊंगा पूरे YouTube पे उस ढंग से आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स पर समझेंगे और उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। अलंकार क्या होता है कि अलंकार शब्द बना है अलम प्लस कार। अलंकार मतलब होता है विभूषित करने वाला, सौंदर्य बढ़ाने वाला। मींस उन उपकरण को हम लोग अलंकार बोलेंगे जिसके द्वारा हम काव्यों की सुंदरता बढ़ाते हैं। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ती है या बढ़ाई जाती है उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों का योग है। अब अलंकार के हम लोग टाइप्स पे चलेंगे। इस प्रकार कितने होते हैं? सब मेनली उन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार इसे दो प्रकार के दो टाइप्स में बांटा जाता है, शब्दालंकार और दूसरा अर्थ अलंकार को दो प्रकार में बांटा जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे अलंकार के दो टाइप्स हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अलग अलग टाइप्स हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रणोक्ति और इत्यादि। अभी हम लोग सारे प्रकारों को हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। फिर अर्थालंकार भी हम लोग समझेंगे कि जैसे उपमा, रूपक। और अर्थालंकार के और उनके टाइप्स हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति इत्यादि। इन सारे प्रकारों को हम लोग अभी विश्लेषण इसके एक्सप्लेन करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अनुप्रास अगर समझें, शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार को हम लोग समझें तो यहाँ हम लोग देखें कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराया जाता है। अब हम लोग एक एक करके हर एक टाइप को समझेंगे। यमक और श्लेष में सब सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के, तो ये चाहिए इस वीडियो के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके शब्दालंकार के टाइप्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति में दोहराया जाता है। जैसे तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तो मीन्स व्यंजन वर्ण, किसी भी वर्ड में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। तरनी तो, तनुजा तो, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय। चारु चंद्र की, तो यहाँ भी देख रहे हैं चौ है, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। उसके बाद प्रसाद के काव्य कानन, तो यहाँ काव्य कानन को, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रसाद के काव्य कानन की काकली का कहे लगाती नजर आती है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क व्यंजन की, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, या चौचवा व्यंजन के चौथन की आवृत्ति हो रही है, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या है कि किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरुबर, बहुछाय। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। प्रसाद के काव्य कानन की काकली का कहे लगाती नजर आती है। उसके बाद यमक अलंकार देखेंगे, जिस काव्य में समान शब्दों के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। यानी जहां एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। जैसे कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक में से एक होता है सोना और एक होता है धतुरा, एक होता है सोना और एक होता है धतुरा। तो मीन्स यहाँ देख रहे हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और जितनी बार आवृत्ति हो रही है अलग अलग अर्थ दे रहा है। जितनी बार आवृत्ति हो रही है अलग अलग अर्थ दे रहा है। एक कनक का है मीन्स सोना है और दूसरे कनक का मीन्स धतुरा है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का, डाली दे मन का फेर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक ही शब्द दोहराया जा रहा है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है अलग अलग जगह पर, और जितनी बार आवृत्ति हो रही है अलग अलग अर्थ दे रहा है। यहाँ हम लोगों ने देखा कनक मीन्स सोना और कनक मीन्स धतुरा। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि मन का, तो मीन्स एक ही वर्ड, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है, और जितनी बार दोहराया जा रहा है अलग अलग अर्थ दे रहा है। मीन्स यहाँ हम लोगों ने अलग अलग अर्थों में आवृत्ति होती है, अलग अलग अर्थों में आवृत्ति होती है यमक में। लेकिन यही अब जब हम लोग समझेंगे श्लेष का मीन्स होता है चिपकना। वहां हम लोग देखें कि शब्द एक ही बार प्रयोग किया जा रहा है लेकिन अलग अलग अर्थों में, लेकिन उसका जो अर्थ है वह अलग अलग मिल रहा है। शब्द एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। इसके बाद हम लोग अभी श्लेष अलंकार के बारे में समझेंगे।
तो अब हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में समझेंगे। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो, मीन्स एक से अधिक अर्थ, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ के साथ वह प्रयोग हो, तो हम लोग वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सरसून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी एक श्लेष अलंकार, श्लिष्ट शब्द है, और यहाँ पानी का मतलब है अगर मोती से लिया जाए तो चमक, मनुष्य से लिया जाए मनुष्य से लिया जाए तो प्रतिष्ठा, और चूना से लिया जाए तो जल। में चूना के लिए पानी का अर्थ है जल, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और मोती के लिए चमक। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल। तो लेकिन हम लोगों ने इससे पहले यमक अलंकार में समझा था कि एक ही शब्द की अलग अलग आवृत्ति होती थी और जितने बार वो शब्द आते थे उसके अलग अलग अर्थ आते थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक शब्द एक ही बार यूज हो रहा है, उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे मोती में चमक, पानी के लिए मोती में चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल। अब देखिए सेकंड उदाहरण से और आप समझ पाएंगे कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण यहाँ श्रेष्ठ शब्द है और इसका अर्थ है कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। एक ही शब्द है, एक ही शब्द का एक बार यूज हुआ है और इसका अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। मीन्स एक ही शब्द का एक बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, बहुत सारे होंगे, तो वहां हम लोग श्लेष अलंकार समझेंगे। तो यमक और श्लेष में हम लोगों ने अंतर समझ लिया कि अगर एक शब्द का बार बार यूज हो, बार बार प्रयोग हो और उसका अलग अलग अर्थ, जितनी बार प्रयोग अलग अलग अर्थ दे, वहां हम लोग यमक समझेंगे। लेकिन एक शब्द का एक ही बार प्रयोग और उसका अलग अलग अर्थ, तो हम लोग वहां श्लेष अलंकार समझेंगे। इसके बाद हम लोग विवक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये सारे अलंकार को अभी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पहचानने की क्या ट्रिक है? सा, सन, सी, सर से इत्यादि और उसके बीच में हाइफन हो, तो वहां हम लोग उपमा अलंकार समझेंगे। जैसे नीला गगन सा शांत हृदय था हो रहा, गगन सा और बीच में हाइफन है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा पीला, सा के बीच, हाथी और सा के बीच हाइफन है और सा। फिर आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे, यहाँ सी क्या है? सी है और हाइफन है। फिर पीपर पात सरसी मंडोला, मीन सरसी हो, सी हो, सा हो, तो इन सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में हो, किसी वाक्य में हो, तो हम लोग वहां उपमा अलंकार समझेंगे और बीच में हाइफन होनी चाहिए और सा, सम, सी, सरसी होनी चाहिए, तब हम लोग उपमा अलंकार समझेंगे। अब रूपक अलंकार के बारे में समझते हैं। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हो, जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं नीला गगन सा शांत हृदय था हो रहा, यहां नीला गगन और शांत हृदय के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि समान धर्म के कारण समानता दिखला रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग सा का यूज कर रहे हैं। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है कि हम लोग अगर किसी बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम लोग सा या सी का अर्थ नहीं डालते हैं। जैसे यह जीवन क्या है? निर्जर है, जीवन को निर्जर सा ना कह करके जीवन को ही निर्जर कह दिया गया है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जीवन क्या है? निर्जर है, मींस जीवन को निर्जर सा ना कहकर जीवन को निर्जर ही कह दिया गया है, निर्जर सा ना कह करके निर्जर ही कह दिया गया है, तो वहां हम लोग रूपक अलंकार समझेंगे। मींस किसी दो वस्तुओं के बीच अगर कंपैरिजन हो और वहां सासी का अर्थ ना निकले, सासी का यूज ना हो, तो हम लोग वहां रूपक अलंकार समझेंगे। या जीवन क्या है? निर्जर है, जीवन को निर्जर सा ना कह करके जीवन को ही निर्जर कह दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हो, यहां हम लोग देख रहे हैं कि चंद्र मींस चंदा हो, तो चंद्रमा सा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना, चंदा को ही खिलौना बोल दिया गया है, चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है। चंद्रमा सा खिलौना नहीं, चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है, तो हम लोग रूपक अलंकार समझेंगे। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहां हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। पहचानने की ट्रिक है ज्यो, मानो, इव, मनु, जनु इत्यादि हो किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में, तो हम लोग वहां उत्प्रेक्षा अलंकार समझेंगे। जैसे सखी सोहत गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मनो हो, जनु हो, ज्यो हो, इव हो, मनु हो, जनु हो, तो इन सारे वर्ड्स में अगर किसी पंक्ति में ये सारे वर्ड्स हो तो वहां हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार समझेंगे। अब हम लोग इसके आगे अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण अलंकार समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा
कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति को बहुत काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यहाँ हम लोग अतिशोक्ति अलंकार को मानेंगे। उसके बाद विरोधाभास अलंकार, जैसे जहां बाहर से विरोध जान पड़े किंतु यथार्थ में, सच्चाई में, वास्तव में विरोध ना हो, तो उसे हम लोग विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो आंख लगना और ना आंख लगना, यहाँ बाहर से विरोध जान पड़ रहा है, लेकिन अगर इसके वास्तव की बात समझे तो यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग विरोधाभास अलंकार कहेंगे। फिर मानवीकरण अलंकार में क्या है कि जब निर्जीव या अमानव वस्तुओं में मनुष्य जैसे गुण, भाव या क्रिया का निरूपण किया जाए। जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है तो सूरज को इंसान की तरह मुस्कुराने की बात की जा रही है। नदी गा रही है, नदी में गाने की शक्ति दी जा रही है। फिर हवा कान में कुछ कह रही है, तो यहाँ हवा बोलने वाली चीजें नहीं होती है, या नदी गाने वाली चीज नहीं होती है, या सूरज मुस्कुराता नहीं है, लेकिन इंसान की तरह जब उसमें भाव गुण या क्रिया का निरूपण किया जाए तो वहां हम लोग मानवीकरण अलंकार समझेंगे। तो आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर अलंकार को समझा, जिसमें हम लोगों ने इसके टाइप्स, परिभाषा, इसके उदाहरण को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।